नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर सुमन आप लोगों का पोल खोल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पोल खोल के हवाले से आप लोगों से एक बार फिर रूबरू हूं। मुलाकात का सिलसिला जो है वो बन चुका है। बहुत दिनों के बाद पोल खोल की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत जैसा कि आप सभी जानते हैं सन 2004 के जनरल इलेक्शन से हुई थी और तब सरकार बदली थी, बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और ये 2004 से लेके 2009 तक हमने पोल खोल लगातार किया। और आप मुझे दाद देंगे इस बात की कि मैं बंबई में रहते हुए हर शनिवार दिल्ली फ्लाई करके जाता था पोल खोल रिकॉर्ड करने के लिए। वहाँ एक दिन रुकता था, संडे रिकॉर्ड करके फिर वापस आता था। देखिए, इसमें हैरत की बात ये थी कि मैं 7 दिन बंबई में भी रहता था और 2 दिन दिल्ली में भी। वो इस वजह से कि आपको बता दूं कि कैसे, क्योंकि सैटरडे मैं दिल्ली बंबई से उड़ता था दोपहर में, तो सैटरडे में बम्बई में ही रहता था और सैटरडे में दिल्ली भी रहता था क्योंकि मैं दोपहर में पहुंच जाता था। और संडे में दिल्ली रहता था और संडे रात को ही मुंबई आ जाता था। यानी कि मैं 7 दिन मुंबई रहते हुए भी 2 दिन दिल्ली रहता था। और ये आंधी, बारिश, तूफान, कड़ाके की सर्दी, जब जो कुछ भी मतलब मौसम जैसा बदलता रहा, लेकिन हम नहीं बदले। हमने लगातार जो है वो हम लोगों की पोल खोलते रहे। और ये शनिवार और रविवार को ही आया करता था, ये वीकेंड शो हुआ करता था। अपने आप में एक ये अनोखा शो था। वो इस वजह से क्योंकि न्यूज़ चैनल पे इस तरह के कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स पहले नहीं आए थे। एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एवर रनिंग पॉलिटिकल सटायर ऑन एनी न्यूज़ चैनल। तो वो 5 साल लगातार बगैर रुके, बगैर किसी ब्रेक के। अच्छा, जब हमने शुरुआत की थी तो वो एक 45 दिन का एक सेगमेंट था जिसको लेकर उसमें उदय शंकर जो हिट कर रहे थे, स्टार न्यूज़, एबीपी न्यूज़। तो उन्होंने कहा था कि भाई 45 डेज़ के लिए आप दिल्ली आ जाइए। और मेरे लिए 45 दिन निकालना बहुत नामुमकिन सी बात थी। लेकिन उस वक्त मैं घर बदल रहा था और मुझे लगा कि अब नया घर तैयार नहीं हुआ था और पुराना घर मैंने बेच दिया था, तो मैं घर से बेघर हो चुका था। तो मैंने कहा कि ये 45 दिन मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और मैं दिल्ली चला जाता हूँ। दिल्ली वैसे मेरा ससुराल है और वहाँ रह के मतलब काम भी हो जाएगा और पैसे भी कमा लूँगा, क्योंकि नया घर जब आप ख़रीदते हैं तो उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होता है। तो हमने कहा कि लगे हाथ एक अच्छा शो भी कर लेते हैं और पैसे भी कमा लेते हैं। और इस तरह से पोल खोल की शुरुआत हुई थी। और मुझे खुद नहीं मालूम था कि पोल खोल में क्या होना है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया जॉनर था। तो 45 दिन तक हमने किया और पहले ही दूसरे दिन से ये कार्यक्रम जो है बहुत ज़्यादा मनोरंजक और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया था। लेकिन मुझे याद है कि हमारे एक बड़े नज़दीकी दोस्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा, शेखर तुम इतने अच्छे अच्छे शोज़ करते हो, मोज एंड शेखर्स और वगैरह वगैरह, देख किया तुमने, रिपोर्टर किया, ये अचानक क्या ये बेतुका सा शो तुमने शुरू कर दिया पोल पोल, जिसमें कोई बंदर आता है वगैरह। ओके, इसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन तीसरे ही दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने ऐसा बोल दिया, लेकिन ये शो तो बहुत पॉपुलर हो गया, 2-3-4 दिन में ही हर लोग इसकी बात कर रहे हैं। बड़ा नया सा जॉनर है और बिल्कुल नेताओं को लेकर जो व्यंग्यात्मक तरीके से जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बंदर, 3 बापू के 3 बंदर का एक कॉन्सेप्ट, ये कि न देख बुरा, न बोल बुरा, न सुन बुरा, उसको लेके 3 बंदर का जो कॉन्सेप्ट लेके जो हमेशा जो है वो सेट पे आया करता था। मतलब जब भी मैं बात करता था वो बंदर के साथ इंटरेक्शन था। और एक तरह से कह लीजिए कि बंदर जो थे वो आम जनता के प्रतिनिधि थे। तो वो सवाल उठाया करते थे जो अक्सर हम और आप उठाएंगे या जनरल पब्लिक उठाएगी, जनता उठाएगी। उसके वो बंदर के जरिए हम उसका जवाब दिया करते थे। तो लोगों को ये खेल और ये इंटरेक्शन बहुत पसंद आया। तो इस तरह से पोल पोल की शुरुआत हुई। इस 45 दिन के बाद न्यूज़ चैनल को ऐसा लगा कि एक शो है जो लोगों से बहुत कनेक्ट हो चुका है और ये तो लगातार चलते रहना चाहिए। तो उसे एक परमानेंट शो बना दिया गया। और वो एक हर रोज़ के शो से, मतलब पहले जो 45 दिन चला था वो तो हर रोज़ चला था। उसके बाद ये वीकेंड शो हो गया, सैटरडे संडेज को करने लगा। और सैटरडे संडे मैं दिल्ली करके और फिर मुंबई वापस आया करता था और मैं बहुत इंजॉय करने लगा। धीरे धीरे मैं भी अभ्यस्त हो गया, मंझ गया। और जो मैं बातें करता था, राजनीति में उतनी ज़्यादा मेरी दिलचस्पी उस वक्त नहीं थी, लेकिन करते करते फिर दिलचस्पी भी हो गई। और उस वक्त तक मैं ये करता रहा जब तक मैं खुद जनरल इलेक्शन के लिए नहीं लड़ने के लिए नहीं उतरा पटना साहिब से। तो तब तक मैं करता रहा था। और उसके बाद फिर जो हालात हुए 2009 के बाद,
कांग्रेस हार गई और कांग्रेस के टिकट से मैं खड़ा था, तो मैं कांग्रेस से उसी वक्त रिज़ाइन करके 15-20 दिनों में वापस आ गया। तो और फिर से एक बार पोल खोल की शुरुआत हुई, पर यदा कदा वो उस तरह से नहीं जिस तरीके से हम कर रहे थे। मैनेजमेंट भी चेंज होता है, लोगों के आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं, लेकिन लोगों ने घुमा फिरा के फिर यही महसूस किया कि इस तरह के शोज़ की सख्त ज़रूरत है हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पे जब इलेक्शंस हुआ करते हैं। और इलेक्शंस तो आपको जैसा कि मालूम है कि वो होते ही रहते हैं, मतलब हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है वो चलते ही रहते हैं। लंबी बातचीत है, तो मैं थोड़ा सुकून से आपसे बात करता हूँ जी। तो उसके बाद मेरे ख्याल से 2015 या 2017-18 के करीब हमने कोई 10 दिन के कहीं इलेक्शन हुआ, तो गुजरात में हुआ तो वहाँ कर दिया। ये जो 2014 का जो बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन था, उसमें हम पोल खोल करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो हो नहीं पाए, और 2019 में भी नहीं हो पाया। लेकिन इस बार बिहार का इलेक्शन जो कि अचानक बहुत ज़्यादा खबरों में है, बहुत सारी वजहों से। एक तो ये भी कि अब एंटी इनकम्बेंसी जो अमूमन 15 साल के बाद आपने देखा कि लालू जी के राज, 15 साल के बाद नीतीश जी का राज, और वो भी 15 साल तक चला, और अब एक ऐसे कगार पे हैं कि नीतीश जी रह भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। साथ में तेजस्वी हैं, और आप जैसा देख रहे हैं कि चिराग पासवान की जो एंट्री हुई है, वो जेडीयू के खिलाफ तो अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ हैं, और वो एनडीए से अलग हो गए हैं। तो ये कुछ एक बड़ा ही दिलचस्प सा एक समा बंधा है। तो इसमें थर्ड फ्रंट भी है, कोई एक वीआईपी पार्टी भी आ गई है, और बहुत तरह के लोग इसमें शामिल हो गए हैं। मांझी साहब वापस आ गए हैं नीतीश जी के साथ। तो दुनिया भर की चीज़ें जो हैं उलट पुलट हो रही हैं, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। लिहाजा उसको देखते हुए हमने कहा कि हम फिर से बिहार इलेक्शंस में एक पोल खोल की शुरुआत करते हैं। और अच्छा हुआ कि इसकी शुरुआत हो गई, 10 तारीख से होने वाली थी। बेटर लेट देन नेवर। हम लोग 19 तारीख को आए, और आज जो है तीसरा एपिसोड आएगा। बिहार से मेरी, आप जैसा कि जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते, मेरी पैदाइश बिहार की है, पटना कदम कुआं की, और मैं ठेठ बिहारी हूँ, मतलब खालिस बिहारी हूँ। बिहार में पला बड़ा। हालांकि मेरी पढ़ाई फिर दिल्ली में हुई, फिर मैं बम्बई आ गया, और फिर मैं अभिनेता बन गया। लेकिन राजनीति से, चूंकि जो बिहार से जुड़ा है, बिहार की मिट्टी से जुड़ा है, वो राजनीति से परे नहीं रह सकता। भले उसका ज्ञान अधूरा हो, पूरा हो, आधा हो, कुछ भी हो, वो राजनीति से किसी न किसी तरह से वहाँ पर, मतलब हर पान की दुकान पर, हर नुक्कड़ चौराहे पर राजनीति की बात होती ही रहती है। तो लोग बहुत दिलचस्पी से पोल खोल खासतौर पर बिहार में देखते हैं। तो हमने कहा कि ये करते हैं। और बिहार से चूँकि मैं जुड़ा रहा, और बिहार में पिछले कई सालों से सिर्फ विकास और प्रगति की बातें होती रही हैं, और लोगों ने हमेशा ये कहा कि जो हमारे देश के जो तमाम बुद्धिजीवी हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, आईआरएस में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाने वाले जो हैं, यानी यूपीएससी के एग्जाम में बैठने वाले ज़्यादातर लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो बिहार से होते हैं। और बिहार, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसी धरती है जिसने बुद्ध को देखा, महावीर और गुरु गोविंद सिंह को देखा, जहाँ सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जहाँ टोडरमल जैसे इकोनॉमिस्ट पैदा हुए, जहाँ चाणक्य हुए, जिसने देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया, और जयप्रकाश नारायण। तो बहुत ही अभूतपूर्व इसका इतिहास रहा है। और लेकिन और जहाँ खान खनिज की बात भी कर लें, उस लिहाज से भी बिहार जो है, अब तो खैर बट गया, झारखंड हो गया, तो उस हिसाब से भी बहुत ही एक रिच स्टेट माना जाता था। फिर भी जहाँ तक प्रगति की बात थी, वो प्रगति आगे उतनी नहीं हो पाई। अब हम जब भी सरकार चुनते हैं तो किस वजह से चुनते हैं? आम जनता को क्या चाहिए? पहले सड़क, बिजली, पानी, घर, शिक्षा, सुरक्षा, अस्पताल, रोजगार, यही चीज जागती है कि इस बार वो सुबह कभी तो आएगी। ऐसा अगर हो गया तो बड़ा अच्छा होगा, हम लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी। लोग जो हैं वो वादों के पुलिंदे जो लेके आते हैं, वादों का खान लेके आते हैं, और कहते हैं कि हम इस बार ये कर देंगे, वो कर देंगे। बल्कि एक पुराना लतीफ़ा ये था कि एक नेता ने कहा कि देखिए, आपने पिछले साल मुझे वोट दिया था तो मैंने पूरे गांव और शहरों में नल लगवा दिए थे। अगर आप चाहते हैं कि उन नलों में पानी भी आए तो इस साल भी मुझे ही वोट दीजिए। तो इस तरह से है जो नेता लोग हैं, आपको बेवकूफ़ भी बनाते हैं, क्योंकि उनको कुर्सियों का मोह होता है।
वो कुर्सियों पर बैठते ही जनता को भूल जाते हैं, और जनता बेचारी बिल्कुल जिसको कह लें निरीह और असहाय, हेल्पलेस, उसके पास कोई ये पर्याय भी नहीं है। तो वो सिर्फ उसकी एक उम्मीद है, अगर उसे कह दिया गया कि अच्छे दिन आएंगे तो बस उसी इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी काट देते हैं कि अच्छे दिन एक दिन आएंगे, क्योंकि नेताजी ने कहा है। अब वो अच्छे दिन आएंगे या नहीं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बिहार में जहाँ जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होना चाहिए था, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ सेक्टर में, जहाँ आप देखें कि कहीं ना कहीं हमेशा कमी रह गई, क्योंकि भ्रष्टाचार एक तो ज़्यादा रहा, और हम सबको ऐसा लगा कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार पावर में आई वो उन मुद्दों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हमेशा मैंने कहा कि उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, तो इस बार भी यही उम्मीद है। अब नीतीश बाबू को तो सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन लोग कभी परेशान भी हैं उनसे, और थोड़े परेशान भी हैं, थोड़े हैरान भी हैं, और थोड़े नाराज़ भी हैं। अब ये भी है कि एक इंसान जो है पूरी मतलब वो कायनात को बदल नहीं सकता, पूरे राज्य को जो इतना पिछड़ा हुआ है इतने दिनों से नहीं बदल सकता। पर ये भी सच है कि 15 साल काफ़ी होते हैं उलटफेर करने के लिए। अगर आप किसी राज्य में विकास दिखाना चाहते हैं, प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं, तो आप करना चाहें तो वो प्रोग्रेस दिखाई देने लगता है। लेकिन यहाँ तो बिहार में जो पुल बनने में जो 15 साल लगे वो 15 दिनों के अंदर टूट गए। बल्कि हमने ये जोक भी किया कि भाई इसलिए टूटे, और सरकार ये चाह रही थी कि इधर के लोग इधर रह जाए, उधर के उधर रह जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसलिए पुल को तोड़ा गया, इस तरह से बनाया गया कि वो टूट जाए। बहरहाल मजाक अपनी तरफ है, पर अगर इसको संजीदगी से देखा जाए तो ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, और इसी को लेके हम पोल खोल में लोगों की पोल जब इलेक्शन नज़दीक आ जाते हैं, चुनाव नज़दीक आता है, तब करते हैं, ताकि आप लोगों को एक तस्वीर जो है, एक और कई इसके जो पहलू हैं लोगों के और पार्टियों के, और उनका रुख, उनका रवैया, उनका मिजाज सब आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। तो देखभाल के मतलब सोच समझ के वोट दीजिएगा। और हमने जैसा कहा कि उम्मीद के अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं। तो बिहार में इस बार एक बार फिर से इलेक्शंस हैं, और 10 तारीख को एक नई सरकार बनेगी। अब वो पुरानी वाली नई सरकार होगी या नई वाली नई सरकार होगी, ये देखना है। बहरहाल जो हम पोल खोल में बहुत लोगों की जो पोल खोल रहे हैं, बहुत चीज़ों की पोल खोल रहे हैं, शासन और प्रशासन की पोल खोल रहे हैं, नेताओं की पोल खोल रहे हैं, वादों की पोल खोल रहे हैं, उनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक जागृति भी है, एक जागरण भी है। इसको एक तरह से कहिए कि हम आपको एक राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। तो आज का एपिसोड भी अगर आपको मौका देखिए, तो आज का ये एक स्पेशल एपिसोड है जो हमने बिहार के सड़कों पे किया है। आप लोगों को याद होगा लालू जी की वो फेमस लाइन, जब उन्होंने कहा था कि हम बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना कर देंगे, जो बाद में वो पलट गए थे। उन्होंने कहा हमने नहीं कहा था, लेकिन कहा था, उन्होंने कहा था, हमारे पास इसका प्रूफ भी है। पोल खोल की यही खासियत है, कोई बोल के बच के भाग नहीं सकता, क्योंकि सबका प्रूफ हमने रखा हुआ है, सबका स्टिंग ऑपरेशन हो रखा है। तो वो सड़कों का हाल बदहाल, उसमें कुत्ता, बैल, भैंसिया, ट्रक, ऑटो, टेम्पो, साइकिल, आदमी सब घुसड़ जाता है, सब जाके उसी में गिरता है, और उन गड्ढों में कभी कभी जाके सरकार भी गिर जाती है। तो उन गड्ढों की वजह से जो परेशानियां लोगों को आती रही हैं, उनका एक ज़रा विस्तृत विश्लेषण हमने किया है, और एक तंजिया तरीके से किया है। हालांकि तंज हमने काफ़ी कम कर दिया, क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आप ज़्यादा बोलें तो लोगों को हमेशा तकलीफ़ जो है वो तकलीफ़ें जो है शुरू हो जाती हैं, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। हालांकि इससे हम डरते नहीं, क्योंकि पोल खोल जब आप करने जाते हैं तो आपको थोड़ी बेबाकी से करना होता है, थोड़ा निडरता से करना होता है। तो वो हमने किया है, और आगे आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम इलेक्शन से नज़दीक आते जाएंगे, जैसे जैसे काउंटिंग होगी, जैसे कैंपेनिंग होगी, कैंपेनिंग तो हो चुकी है, मतलब जो काउंटिंग होगी, और जब नतीजा निकलेगा, और जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, और बयानबाजी करके फिर बहुत लोग पलट भी रहे हैं, और बहुत लोग जो हैं जो वायदे किए थे पहले उन्होंने पूरा नहीं किया है, उससे बचने की कोशिश कर, तमाम चीज़ें जो एक हम लोग उसको खंगालेंगे और खंगाल रहे हैं, और उसको अपने तरीके से पोल खोल में जो हम पेश कर रहे हैं, उसको आप लगातार देखिएगा। जो एबीपी न्यूज़ पर
आएगा मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार, हर रात 10:30 बजे और सुबह 9:30 बजे वो रिपीट होता है। तो आप अगर जल्दी सो जाते हैं अगर जल्दी सो जाते हैं तो आप जल्दी उठ भी जाते होंगे, जल्दी उठ जाएंगे तो 9:30 का शो देख लीजिए। अगर लेट से सोते हैं तो 10:30 का शो देख के फिर सोइएगा, क्योंकि बहुत ही मनोरंजक और दिलचस्प शो है। और सौभाग्य की एक बात ये कि पोल खोल सिर्फ एक शो नहीं है, जैसा मैंने कहा, जब लोगों की पोल खुलती है तो सच्चाई जो है वो उभर के आती है। उसी सच्चाई के सहारे हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी नई सरकार उसी पोल खोल के आधार पे हमें नई सरकार बनानी है, नए लोगों को चुनना है, नए लोगों को मौका देना है। और जिस उम्मीद की मैं बात कर रहा हूँ उस उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा, क्योंकि जब तक उम्मीद है तब तक दुनिया है, जब तक दुनिया है तब तक आप और हम हैं।